ओके, तो जिस मोमेंट पर हमें सैलरी मिलती है उसको इन्वेस्ट करना कैसे है, वो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व है जो मैंने यहाँ पर शीट में लिख दिए हैं। और हम इन 4 स्टेप को यूज करके ऑलमोस्ट किसी की भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल यही थिंकिंग मॉडल्स हैं। पर इससे पहले कि हम इन 4 स्टेप्स को समझे, हम ये देख लेते हैं कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो है क्या। देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायरिंग में बहुत डिफरेंस है। रिटायरिंग का मतलब है कि अब आप काम नहीं करोगे, जबकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कंट्रोल, हमारा कंट्रोल हमारी लाइफ में। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि एक कपल आया हमारे घर में जिन्होंने रात को रुकना था और सुबह उन्होंने निकलना था घूमने के लिए हिमाचल, रिकांगपिओ, छितकुल वगैरह देखने के लिए। क्योंकि वो वर्किंग थे इसलिए उन्होंने बहुत प्लान किया हुआ था कि इस वक्त पर इसे छुट्टी मिलेगी, इस वक्त पर इसे छुट्टी मिलेगी और दोनों मिला के इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में निकल सकते हैं। अब रात को क्या हुआ, वो हमें कन्विंस करने लगे कि चलो तुम भी हमारे साथ चलो एंड सो ऑन। और फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम भी चल सकते हैं। और अगले दिन हम चले गए, हमें कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ी। और यही मेरे लिए कंट्रोल है कि जब एक सर्टेन अमाउंट हमारे पास आता रहता है और जैसे अमाउंट बड़ा भी होता रहता है, हमारे पास जो हमारी ही जिंदगी का कंट्रोल है वो वापस आने लगता है और हमें किसी से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई होप हम समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कंट्रोल। अब ये कंट्रोल अचीव कैसे करना है, उसके लिए हम ये शीट देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जितने भी अमाउंट है जो हमें फ्यूचर में चाहिए हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सारी बकेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहली है रिटायरमेंट अमाउंट। ये जो बकेट है जब ये भर जाएगी तो ये इंश्योर करती है कि हमारे पास इतना अमाउंट होगा कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, करंट लाइफस्टाइल, वो हम जीते रहेंगे, हमें पैसों के लिए पैनिक नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही दूसरी और तीसरी बकेट है बच्चों के बारे में, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड और चिल्ड्रन मैरिज। क्योंकि किसी के भी बच्चे की जो एजुकेशन की वैल्यू है, जो उसकी फीस है, वो 20 सालों के बाद बहुत होगी। इसीलिए उस अमाउंट को हम पहले ही कलेक्ट कर सकते हैं ताकि उस वक्त पर हमें लोन वगैरह का चक्कर में ना पड़ना पड़े। वैसे ही बच्चे की मैरिज के लिए एक बकेट हमें बनानी पड़ेगी और लाइफ इंश्योरेंस, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जब यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि हमें किस किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, उसके बाद हर एक बकेट के लिए हमें 4 स्टेप प्रोसेस अपनाना है। सबसे पहला स्टेप है कि हमें उसकी करंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, रिटायरमेंट अमाउंट में मैंने यहाँ पर लिखा है 120 लाख रुपीज़। तो ये जितने भी अमाउंट है वो लाख में है। तो 120 लाख में मैं कैसे पहुंचा, मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है। मैंने माना है कि एक हस्बैंड वाइफ है, कपल है, उन दोनों की जो सैलरी है मिला के वो है 1 लाख रुपए। अब आप बोलोगे कि यार ये 1 लाख रुपए ज़्यादा है या किसी के लिए कम है, तो इसमें बहुत सारी जीरोस हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आसान है, इसलिए मैंने 1 लाख रुपए ले लिया। आप इसको चेंज कर सकते हो और बाकी सिनेरियोज को भी हम एक्चुअल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 1 लाख रुपए की सैलरी है, मैं मान रहा हूँ कि उन्हें हर महीने 50,000 रुपये का खर्चा होता है। अभी जो 50,000 है वो एक महीने का खर्चा है, हमें साल का खर्चा निकालना है। तो 50,000 इंटू 12 हो गया 6 लाख रुपए। अभी जो 6 लाख रुपए है इसको हमें एक मल्टीप्लायर, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 20 से लेके 30 तक वेरी कर सकता है। मैंने सबसे कम नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, विच इज 6 लाख इंटू 20, विच इज 1.2 करोड़ रुपीज़। तो 1.2 करोड़ का मतलब है 120 लाख और मैंने यहाँ पे 120 लिख दिया है। तो ये जो भी येलो में मैंने मेंशन किया है, ये सारे नंबर्स आपको भरने पड़ेंगे। वैसे ही चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, इसमें भी मैंने सबसे कम माना है कि एक नॉर्मल सा अगर वो कोई बीएससी भी करेगा तो भी 4 लाख रुपए उसकी पूरी बीएससी में लग जाएंगे। वैसे ही चिल्ड्रन मैरिज का, कि अगर आज बच्चे की मैरिज करवानी हो तो आज मुझे कम से कम 10 लाख रुपए उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। और फाइनली आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि किसी भी दिन हमें कुछ हो जाता है तो उनके लिए हम कुछ अमाउंट छोड़ के जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हमें कुछ हो जाता है तो आज उनके पास 200 लाख रुपए, जिसका मतलब है 2 करोड़ रुपए होने चाहिए, ताकि जो भी उनका खर्चा है वो अगले 10-12 सालों तक चल पड़े। नॉर्मली जो लाइफ इंश्योरेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगले 10-12 सालों का खर्चा प्लस कोई भी लोन वगैरह ऐड किया जाता है और उसके बाद उसकी रिवर्स कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 लाख रुपए ले लिया सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अगर यूज केसेस और करने होंगे तो मैं और वीडियोस बाद में बना दूंगा। अब जब हम स्टेप 1 कर लेते हैं, उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 का मतलब है कि ये अमाउंट आज तो ठीक है, लेकिन अगले 20 सालों में कितना होगा, उस वक्त पर कितना होगा जब हमें वो एक्चुअल में अमाउंट चाहिए। यहाँ पर मैंने 20 साल माना है, यानी अगर मुझे रिटायर होना है तो अगर आज मुझे 1.2 CR चाहिए तो उसी लाइफ को जीने के लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड मुझे 20 सालों के बाद 4.6 करोड़ रुपीज़ चाहिए होंगे। और ये जो 4.6 करोड़ है, इसमें ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही मज़े की लाइफ जीऊँगा। इसका मतलब है कि जो अभी मैं 50,000 रुपये हर महीने खर्च करके लाइफ जी रहा हूँ, बस लाइफ वही रहेगी, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उस टाइम इस बकेट में मेरे पास इतना अमाउंट होना चाहिए। वैसे ही मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन का कैलकुलेट कर दिया कि 7% के हिसाब से अगर 4 लाख रुपए आज मुझे उसके लिए खर्चने पड़ रहे हैं तो 20 सालों के बाद मुझे 15 लाख रुपए उसी एजुकेशन के लिए खर्चने पड़ेंगे। वैसे अगर बहुत ही सिंपल सी शादी करवानी है और आज उस शादी के लिए मुझे 10 लाख रुपए खर्चने पड़ रहे हैं
तो आगे चलकर 20 सालों के बाद मुझे 38.7 लाख रुपीस खर्चने पड़ेंगे सिर्फ उसी शादी को मेंटेन करने के लिए। स्टेप 2 के बाद आता है स्टेप 3। अब इतने सारे अमाउंट को एक साथ फ्यूचर में फेस करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम इसे बहुत ही छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। 1, हम उसको तोड़ेंगे सिप की फॉर्म में, ताकि हम बहुत ही कम पे करें, उस बुगनी में वो पैसे डालते हैं उस बकेट में, और साथ में हमें जो कंपाउंडिंग है उसका भी फ़ायदा मिल जाए। इन शॉर्ट हम सिर्फ सिप कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर मुझे ये 4.6 करोड़ रुपीस बनाने हैं फ्यूचर में 20 साल के बाद, तो आज मुझे 46,000 रुपीज़ की सिप स्टार्ट करनी पड़ेगी, विच इज़ ह्यूज आई नो। लेकिन इस नंबर्स को हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या निकला है। वैसे ही ये जो 15 लाख रुपए हैं, अगर मुझे वो 20 सालों के बाद चाहिए तो आज मुझे 2,000 रुपये की जो सिप है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। वैसे ही 38 लाख के लिए मुझे आज 4,000 रुपये की सिप स्टार्ट करनी पड़ेगी। इन सब में मैं मान रहा हूँ कि हमारे पास 12% रेट ऑफ रिटर्न है। लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि मैंने माना था कि 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ क्यों माना, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15 या 20 का इसमें भी मल्टीप्लायर होता है, तो मैंने सबसे मिनिमम मल्टीप्लायर ले लिया। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। नॉर्मली क्या है कि आप कोई भी वेबसाइट्स वगैरह हैं, वहाँ पे आप जाओगे, जैसे पॉलिसी बाजार या बाकी सारी चीज़ें, उनको आप नंबर दोगे, वहाँ पर जाके आप अपनी एज और ये सब चीज़ें कैलकुलेट करोगे, और फिर वो आपको एक नंबर बताएंगे जो आपको हर साल उस टाइम पे करना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 करोड़ के लिए आपको 2,000 रुपये का जो है वो पे करना पड़ेगा एवरी सिंगल मंथ। तो ये बहुत ही अप्रॉक्सीमेट नंबर है। आप एक्चुअल में वेबसाइट में जाके यहाँ पे भर सकते हैं। मैंने जानबूझ के वहाँ पे नहीं भरा ताकि दोबारा से वो बार बार मुझे कॉल ना करने लग जाए। एनीवेज, जो इंश्योरेंस है वो 2 टाइप की आती है। टर्म इंश्योरेंस, यानी मरने पर ही हमारी फैमिली को ये पैसे मिलेंगे ताकि वो सेफ रहें। दूसरा है एंडाउमेंट, वो हम नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें बहुत ही कम मिलता है। ऑल्दो वो हिंदुस्तानियों को बहुत ही एंटाइसिंग लगता है क्योंकि हमें कोई ना कोई एक जो एश्योर्ड सम है वो उसमें मिलता है। बट प्लीज़, वो जो एक बार रिटर्न है वो आप एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, उसमें बहुत ही कम आता है। तो वो कोई भी सेंस नहीं बनाता। कोई भी फाइनेंशियल प्लानर का आप कोर्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी रेकमेंड नहीं करता अगर आप एक्चुअल में उसमें गणित करोगे। अब क्या है, जब ये 3 स्टेप हो जाते हैं, फिर चौथे स्टेप में हम देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ सैलरी क्या है। क्योंकि हमारे पास 1 लाख की सैलरी थी तो 46,000 की सिप चल रही है, यानी 46.48% हमारी सैलरी का सिर्फ हमारी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए जा रहा है। और यहाँ पर भी मैंने सबसे कम नंबर लिया 20, जबकि लोग 30, 35 तक लेते हैं। और फिर ये है 1.55% चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन मैरिज के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए। और अभी आपको जो ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह अगर वो आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो सकता है आप बोलोगे मैंने तो बच्चे ही नहीं करने, यू ओनली लिव वंस वाली कोई थ्योरी हो आपकी, तो वो आप डिलीट कर सकते हो। बट इवेंचुअली 53.89% जो है वो आपकी सैलरी का जा रहा है, जो कि ऐसा लगता है कि ये क्या है। मतलब पहली बात, बहुत से लोगों की 1 लाख की सैलरी नहीं है। 1 लाख की सैलरी में हम बोल रहे हैं कि आफ्टर टैक्स वगैरह हम 53,000 रुपये जो हैं सिर्फ सिप्स चला रहे हैं, इस उम्मीद में कि हमारा जो फ्यूचर है 20 सालों के बाद वो सिक्योर हो जाए। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन तो होती है इसी तरीके से। अब ये जो 53% है ये बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब है कि टैक्स वगैरह देने के बाद आपकी 1 लाख की सैलरी थी, 53,000 रुपये की आप सिर्फ सिप चला रहे हो ताकि फ्यूचर में 20 सालों के बाद हम सिक्योर हो जाए। अब जो गणित है वो तो चलेगा ऐसे ही। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज क्या है। ये 46.48 है, इतनी बड़ी सिप। तो हम इसको बोलते हैं कि 20 नहीं, हम तो 25 साल के बाद रिटायर होंगे। यही आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि गणित तो ऐसे ही चलेगा। क्योंकि 25 साल के बाद हम रिटायर होंगे तो उस टाइम हमें 4 करोड़ नहीं 6.5 करोड़ चाहिए होंगे। लेकिन जो हमारा सिप का अमाउंट है, क्योंकि हम ज़्यादा पैसे कर रहे हैं, कंपाउंड जो हमारे पैसे हैं उनको ज़्यादा समय हो गया कंपाउंड करने के लिए, तो वो बनेगा 34,000 का। तो परसेंटेज जो है वो 10% से कम होगी। या आप बोलोगे नहीं मैं तो 30 सालों के बाद रिटायर होऊंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, इसको भी हम 30 कर देते हैं कि 30 सालों के बाद जो सिप का अमाउंट है वो कितना हो गया, 33% हो गया। देखिए अब क्या हो रहा है कि अगर आप बाकी सारी चीज़ें जो है वो चेंज नहीं कर रहे तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा। आपकी जो रिटायरमेंट है वो डिलेड होगी सिर्फ उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो अभी आपका नॉर्मल सा चल रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ आप नहीं करने वाले। कोई ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लोगे या कुछ भी कर लोगे। अभी जो फॉर्मूला है ना वो हमें देखना पड़ेगा कि जो अमाउंट है, जो अमाउंट इवेंचुअली बन रहा है वो क्या है। प्रिंसिपल है कि आपके पास एक्चुअल में आप पैसे कमा कितने रहे हो, टाइम है कितने सालों तक उसको कंपाउंड कर रहे हो, और तीसरा क्या है, रेट है। तो रेट तो तब होगा अगर आपकी बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट स्किल है। मैं जनरली मान रहा हूँ कि सब अब इंडेक्स फंड में बहुत ज़्यादा पैसे लगाने लगे हैं तो इंडेक्स फंड ही करेंगे। अब यार रियलिटी ये है कि अगर आपको एक्चुअली में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो उसके लिए आपको कोई बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी। बड़ी चीज़ का मतलब है, बड़ी मतलब कुछ वैसा बड़ा भी नहीं, बड़ी चीज़ मतलब कि जिसमें आपका जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा हो। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसके साथ आपको 4-8 घंटे अपनी फैमिली के साथ मिलकर, अगर हो सके तो, नहीं तो अकेले ही,
आपको कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिसमें आपको लेवरेज मिले। एक फलक्रम होता है ना कि अगर आप 2 किलो उठा रहे हो तो आपको एक्चुअल में वो 2 किलो उठाने की जरूरत नहीं। अगर आप एक फलक्रम ले आओगे और ठीक पॉइंट पर वो फलक्रम रख दो तो आपको वो क्या होगा, लेवरेज मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक्चुअल में बहुत ही कम करना पड़ेगा। आजकल जो लेवरेजेस हैं वो क्या है, वो 1 मीडिया है जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह है, अगर आप ऐप वगैरह बनाते हैं। थर्ड वो कैपिटल है कि बाकी लोगों के साथ मिल के उनका पैसा, आपकी मेहनत मिलके कुछ आगे बने। लेकिन जो सबसे कॉमन मुझे समझ आता है, जो एक स्टूडेंट भी यूज़ कर सकता है या एक नॉर्मल बंदा जो बाकी सारी वेरिएबल्स को, इतनी ज़्यादा चीज़ों को समझता नहीं है, कोडिंग और बाकी लोगों को कैसे लेके आऊँ, क्योंकि आपको उनके साथ बना के भी प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी, क्योंकि उनके साथ मिलके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। वो मुझे जो समझ आता है वो सोशल मीडिया ही है। तो अब हर किसी के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ कर पाओ तो जो है वो आपका जो इंडिपेंडेंस है वो जल्दी किया जा सकता है। उसके अलावा वेरिएबल्स यही हैं। अब हमें से बहुत से लोग बोलेंगे ये तो नहीं है, कोई 5,000 वाले का बताओ, 10,000 वाले का बताओ। देखो वो आपको सारे अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हो कि सैलरी कितनी है, 10,000 है, इन्फ्लेशन तो उतनी रहेगी जितनी है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट है। अगर आप नॉर्मल मैथ्स पढ़ते थे तो आपको पता ना कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। जो कैगर है वो आप कितना कर दोगे, इसको आप 15, 16, 17% कर दो तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन करियर के शुरू में जो भी आपको फ़ायदा देगा वो आपकी इनकम ही देगी। फॉर एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। तो रवि हांडा और शुभम के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों फाइनेंशियली फ्री हैं। अब रवि हांडा जी के साथ क्या हुआ था, वो IIT खड़गपुर से थे और उन्होंने उसके बाद जैसे ही अपनी एमटेक करी, वहाँ से बीटेक एमटेक, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो पढ़ाने लगे MBA वालों को, क्योंकि उनका मैथ्स अच्छा था तो मैथ्स वगैरह पढ़ाने लगे, थोड़ी इंग्लिश पढ़ाने लगे। और उससे जो उनका अमाउंट है, क्योंकि इवेंचुअली सेल करके ही आप ज़्यादा पैसे कमा पाते हो, उससे जो उनका अमाउंट है वो बहुत जल्दी कवर हो गया। फाइनली उनका स्टार्टअप खरीद लिया अनअकैडमी ने। तो उनकी लाइफ में ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जिसकी वजह से वो जल्दी पैसे कमा पाए। शुभम के केस में क्या हुआ, अमेरिका चले गए थे अमेजॉन में, और फिर उससे उनका वो जो अमाउंट था ESOP से, क्योंकि कंपनी से शेयर मिलते थे, अमेजॉन उस टाइम रॉकेट बना हुआ था, उससे जो उनके पैसे हैं वो इकट्ठा हो गए और फाइनली वो भी जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो गए 29 की एज में। अब आप बोलोगे यार ये तो IIT वाले बंदे हैं, यार ये तो अमेजॉन वाला बंदा है। देखो उनके माँ बाप वैसे नहीं थे। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, देखो लेट्स फेस द रियलिटी कि अब हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हम ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम इनकी तरह नहीं बन सकते, हम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं रहेंगे, हम हसल भी नहीं करेंगे। हसल इन द सेंस कि हम कोई भी लेट्स से सोशल मीडिया प्रेजेंस हम वो भी नहीं करेंगे, हम अच्छा माइट भी कंटेंट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप कोई जादू बताओ कि इतनी सैलरी में कुछ ऐसा मैथ्स लगा दो, हमें कोई ऐसी ट्रिक बता दो जिसकी वजह से ये जो मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम है वो जल्दी हो जाएगी। तो रियलिटी इज़ कि वो नहीं होने वाला। या तो एक्चुअल में आपको किसी ना किसी चीज़ में तो अच्छा होना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए शुभम है, तो शुभम के जो पेरेंट्स थे उनकी नॉर्मल बेकरी की दुकान थी। अमन गोयल है, उनके साथ भी एक पॉडकास्ट मैंने किया था। तो अमन गोयल ने जो था उनका स्टार्टअप सेल किया 50 करोड़ से ऊपर का। तो उनके जो डैड भी थे उनकी भी 25-30 हज़ार की नौकरी थी। अब वो बोलोगे वो तो यार IT का बंदा है, वो तो लाइक एक वो है चाइल्ड प्रोडिजी है, ये तो फिर वो वैसा किसी के साथ भी नहीं होगा। बहुत सी ऐसी प्रोडिजीज़ हैं जो नहीं थी पहले। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। एक इंसान था जो कि 9th 10th में उसके बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट फेल होता था। एक बार उसको पेपर पता चल गए, उसको ये पता चल गया कि पेपर में क्या आने वाला है, और वो पेपर का उसने आंसर्स जो थे वो रट लिए और वहाँ पे जाके उसने भर दिया। तो जो लास्ट आता था उसका रैंक आ गया 3rd। उसकी वजह से वो बहुत खुश हो गया। उसने देखा कि सारे लोग उसकी बहुत ही तारीफ़ कर रहे हैं। उसने सोचा कि अब जो भी पेपर्स हैं वो मैं किसी ना किसी से दोबारा मंगवा लूँगा। अगली बार जो पेपर्स थे उसको नहीं मिले, क्योंकि वो पता नहीं किसी प्रिंटर शॉप से ले आया होगा जहाँ पे स्कूल वाले पेपर छाप रहे होंगे। लेकिन अब उसने क्या किया, उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और फिर उसकी IIT में सिलेक्शन होगी। इस लड़के का नाम है दीपेंद्र गोयल, जिसने जोमेटो बनाया। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखो कोई ना कोई चेंज हमें करना पड़ेगा। एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी चीज़ों में मूव करके वो फ़ायदा नहीं होगा। जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने लिख दिए कि 4 ही स्टेप। आप कोई भी फाइनेंस का कोर्स कर लोगे, ओवरऑल चलेगा क्या। आपको स्टेप 1, आज आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसे क्या चाहिए वो आप लिस्ट डाउन कर लो। स्टेप 2, उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी, जिस मूवमेंट पर एक्चुअल में वो आपको बुगनी तोड़नी पड़ेगी। स्टेप 3, उसके लिए आप अभी सिर्फ कैलकुलेट कर दो, क्योंकि छोटे टुकड़े में तोड़ दिया। वो छोटी जो चीज़ है उसको डालना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर में एक साथ वो आप 40 लाख या 4 करोड़ रुपए डालो। स्टेप 4, उसको कैलकुलेट करो कि आपकी जो सैलरी है उसका परसेंटेज क्या बन रहा है, ताकि आपको पता हो जाए कि आपको ये वाला जो परसेंटेज है सैलरी का वो इन्वेस्ट करना है। इससे ज़्यादा आप इसमें ऑप्टिमाइज़ क्या कर सकते हो, आप स्टेप अप स्टेप चला सकते हो ताकि हर बार आप थोड़ा ज़्यादा कर लो। बट इवेंचुअली वो भी क्या हुआ, इनकम इंक्रीज़ करने का बात हुई। ओके, तो आई होप हमें पता चल गया होगा कि जो नंबर है वो कैसे कैलकुलेट करना है। हमें अपना रिटायरमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना है, और जो भी आपको चीज़ें आ रही हैं याद है, एजुकेशन का, मैरिज का, हेल्थ इंश्योरेंस का, कोई और चीज़ जो आपको लग रहा है कि अच्छा फ्यूचर में मुझे बंगला बनाना है तो उसका अमाउंट एंड एवरीथिंग, और उसको हम टोटल कर देंगे और इन जो नंबर है वो आ जाएगा, जो कि इस पर्टिकुलर केस में कितना आ रहा है, करीबन 5.18 करोड़ रुपीज़
अगर ये आपको फ्यूचर में चाहिए तो आपको अपना 53% सैलरी का देना पड़ेगा और 53,000 रुपये की सिप हमेशा स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब आता है नेक्स्ट कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर लेट्स से कि आप बोल रहे हो कि मैं तो कुछ और चेंज नहीं करूँगा, मैं तो नौकरी करनी है और मैं चलो इतना अमाउंट जो है वो किनारे रख दूंगा, फिर भी जो हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो मैसअप हो सकती है। कैसे? 1, हम अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज़ कर दें। मतलब ये जो हम कमिट कर रहे हैं कि हम 53% डाल देंगे, ऑल्दो डेटा बोलता है कि लोग जो सिप स्टार्ट करते हैं वो 50% उनमें से एक साल में ही निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये 20 ईयर्स तक हम इसको रखते हैं तो हम अपना लाइफस्टाइल अगर इंक्रीज़ कर देते हैं कि मैं 53% तो नहीं कर सकता, मैं तो 45% करूँगा, तो क्या होगा? हमारा जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो अचीव नहीं होगी। सेकंड, हम बहुत ही बड़ा डिसीजन लेते हैं, जो हमारी टोटल वेल्थ इकट्ठी होगी, हम बोलते हैं उसमें से 10-20 से ज़्यादा परसेंटेज वो मैं किसी ऐसी चीज़ में डाल दूंगा जिसको मैं इन्वेस्टमेंट समझ रहा हूँ और असली में वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो कुछ और थी और जिससे वो गड़बड़ा गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिप्टो में डाल दिया, अगर तो वो लॉटरी चल पड़ी तो हो गया, अगर नहीं चली तो फिर अगेन वो जो ईयर्स हैं वो कम हो जाएंगे। थर्ड, जो सबसे कॉमन और बेवकूफ़ी वाली चीज़ है वो है मिसिंग द सिप। अब होता गया, लेट्स से कि हमने 25,000 रुपये की सिप स्टार्ट करी तो हर महीने हम 25,000 डाल रहे हैं 240 महीने तक। अब इसे एक 25,000 को आप एक लमसम मानो अमाउंट, क्योंकि पहले 25,000 को पूरे 240 महीने मिलेंगे कंपाउंड करने के लिए, तो जो ये 25,000 है वो करीबन 2.7 लाख रुपीज़ बन जाएंगे। दूसरी सिप ऑलमोस्ट 2.69 लाख रुपीज़। वैसे जो आखिरी वाला 25,000 है उसको तो सिर्फ एक महीना मिल रहा है कंपाउंड होने के लिए, तो वो कितना बनेगा? वो सिर्फ 25,250 रुपये बनेगा। अब ये जो शुरू की सिप है अगर हमने वो मिस कर दी, यहाँ पर जीरो आ गया, तो जो हमें 2.7 लाख रुपीज़ एंड में मिलने थे वो क्या हो गए? वो कम हो गए। इसलिए जब भी आप सिप मिस करते हो शुरू में, स्पेशली जो शुरू वाली सिप है, शुरू के सालों वाली, वो आपकी वेल्थ में जो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है। तो इसका ट्रिक क्या होती है? इसकी नॉर्मल ट्रिक होती है कि जब आपको सैलरी मिल रही है उसके अगले ही दिन ये जो सिप अमाउंट है वो आपकी जेब से कट जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पहले पैसे काट लिए, आपने किसी और चीज़ को दे दिए, दूध वाले को, बिजली वाले को, किसी को भी, और फिर ये जो अमाउंट है ये कटा ही नहीं, जिसकी वजह से जो फ्यूचर में आपको अमाउंट मिलना था वो नहीं मिला। देखिए, फाइनली आता है कि लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, कि फ्यूचर में आपको ये अमाउंट चाहिए था लेकिन आप बोलोगे इसकी वजह से कि मैं अपना प्रेजेंट जो है वो पूरा बर्बाद कर दूं। तो ये मोर ऑफ अ बैलेंसिंग एक्ट है और ये जो नंबर्स है ये हमें डायरेक्शनली ठीक करने के लिए है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे 1-1 रुपया वैसे ही होगा, हो सकता है ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, हो सकता है थोड़ा सा कम मिल जाए, बट ओवरऑल हम डायरेक्शनली ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है? 1, कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि यार इनकम के लिए बोला है तो मैं सिप तो चलाऊंगा ही नहीं, सिप कुछ तो स्टार्ट कर दो जब हो। साथ में जो छोटी खुशियां हैं, जो छोटी खुशियां क्या होती है कि हम मेमोरीज क्रिएट करें। हम खुश होते हैं मेमोरीज से, तो वो मेमोरीज कैसे हो सकती है? ज़रूरी नहीं कि मॉरिशस ही जाना है, हम शिमला भी जा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज को कलेक्ट कर सकते हैं और इवन बाकी चीज़ों के लिए भी प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि वो जो अपना साल का खर्चा कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से उनको मिलते हैं रिवॉर्ड और रिवॉर्ड से वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं जो वो खुद वैसे नहीं कर पाते। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड ले लिया, दोस्त ने बोला चल मॉल में उनको दिख गया मैक, बोले कि अच्छा ये मैक में क्या है? EMI 5,000 रुपये की EMI। अच्छा, उसके बाद 5,000 रुपये, मतलब अभी तो मेरे को 5,000 ही मैं दूंगा, अभी मैं ये ले लूँ फिर आप ले लोगे। तो उन लोगों के लिए तो है नहीं, क्योंकि 100 लोग हैं, 10% उसके रिवॉर्ड से बहुत ही फ़ायदा उठा रहे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। बाकी जो 90 लोग हैं वो कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है। लेट्स से 100 रुपये, उस 100 रुपये में से 10 रुपये जो है वो टॉप के 10% को दे रही है, जो कि डिसिप्लिन वे में अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करी जा रहे हैं और रिवॉर्ड ले जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक उन्हीं के लिए है जो इम्पल्सिव बायर नहीं है। वो एकदम मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो बस पैसे खर्च कर देंगे। देखो, गणित ये 4 ही स्टेप्स हैं, तो आपने जो भी करने आप ऐड कर सकते हो कि मेरे को गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए। और मैथ्स में ये 3 ही वेरिएबल्स हैं, रेट है, टाइम है, इनकम है। इनकम शुरू में बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करती है, जो कि साइड हसल से ज़्यादा होगी। मैंने तो जितने भी देखे हैं वो जो मेन काम कर रहे थे उसके साथ भी शायद कुछ कर रहे होते हैं, उसके साथ ही उनका कुछ होता है। और टाइम तो जितना लगेगा ही। रेट है वो थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो। आप FD से, अब सिप में आ ही चुका है पूरा इंडिया, नॉट पूरा इंडिया, मतलब बहुत से लोग आ ही रहे हैं, जो कि एक बार आपके पास वेल्थ है, लेट से आपके पास 1, 2, 4 करोड़ बन गए, उस टाइम ये परसेंटेज जो है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि 1% ऑफ लेट से 4 करोड़ इज़ 4 लाख रुपीज़। अगर आप 3% इंप्रूव करते हो तो 12 लाख साल के, यानी हर महीने 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जो परसेंटेज वाला जो गियर है, सेकंड जब हम लगाते हैं स्टार्टिंग में, तो पहला गियर इज़ ऑफ इनकम, थर्ड गियर इज़ मोर ऑफ लाइक आपकी इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न है वो कैसे इंक्रीज़ होगा। तो आई होप ये वीडियो जो है वो आपको वैल्यूबल लगी होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।